नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ बीना। आज हम मौजूद हैं राजघाट पर, जहां की एक नई पार्टी गठन हुआ है आज, अखिल भारतीय महापरिषद पार्टी। तो उसमें हम आए थे। अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय महापरिषद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। पार्टी का जी, इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं एक तो जो लोग यहाँ पर पधारे और आप विशेष रूप से मीडिया कर्मी और जो हमारे पदाधिकारीगण और देश भर से कार्यकर्ता आए, मैं उन सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने सहयोग प्रदान किया इस कार्यक्रम में, उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। बात यह है कि देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, राज्य पार्टियों के रूप में हैं, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि वो दो धुरी पर आकर के खड़ी हो गई हैं। एक तो जो सनातन धर्म का, हिंदू का और राष्ट्र धर्म का और विशेष रूप से हमारे पौराणिक ग्रंथों का अपमान करती हैं, हिंदुओं को गाली देना उनका रोज का पेशा बन गया है, वो लोग सत्ता लोलुपता के कारण किसी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। और दूसरे वो हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ साथ में तो खड़े हैं, लेकिन उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उनका केवल यह कहना है कि बस प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो एक ऐसे काफ़ी समय से, लंबे समय से एक ऐसे पार्टी की मांग थी कि जो भारतीय संस्कृति की, पौराणिक ग्रंथों की और सभ्यता और परंपरा का भी आदर करती हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, आचार्य रामानंद जी के विचार को लेकर के चलती हो, महंगाई, बेरोजगारी और नियुक्तियों, बचपन संरक्षण, गो वंश संरक्षण, सरिता संरक्षण, इन सब पर बात करती हो। ऐसे पार्टी की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। इसलिए बहुत सारे धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिल करके और यह तय किया कि एक पार्टी बना करके और राष्ट्र सेवा के काम में उतरा जाए। ये पार्टी बनाने का विचार आपके मन में कब आया और क्यों आया? देखिए, इस पर बात तो वर्षों से चल रहा था। धीरे धीरे करके जहाँ भी जाते थे लोग मिलते थे, तो और दिल्ली तो वैसे भी राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण यह संक्षिप्त भारत मिनी इंडिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो लोगों का विचार ऐसा था, यहाँ देश के कोने कोने से, विभिन्न क्षेत्रों से, रहन सहन के, बोली भाषा के लोग रहते हैं, वो सबका मानना था कि एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि सनातन परंपराओं का भी सम्मान करे और महंगाई, बेरोजगारी और लोगों के जीवन स्तर सुधारने की भी बात करे। और इसलिए इस पार्टी का गठन किया गया। विशेष रूप से दिल्ली में इसलिए इसका हुआ क्योंकि अभी दिल्ली में जो वर्तमान सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो तो लोगों से क्या कर रही है, कैसे कर रही है, आप देख रहे हैं। उसके मंत्रीगण जेल में हैं और जिनकी मोटी मोटी फाइलें लेकर के वो घूमा करते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं के साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। ये तमाम सारी बातें आप देख रहे हैं। वो आकर भ्रष्टाचार में किस प्रकार से डूब गए हैं। शिक्षा के नाम पर उन्होंने शिक्षा का उद्धार किया नहीं किया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने किस तरह से शराब के ठेके खुलवा दिए, लोगों को चरित्रहीनता की तरफ ले जाने का काम किया है। और आज की तारीख में जो विधानसभा है दिल्ली का, वो मुख्यमंत्री गाली प्रोटेक्शन हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ दिल्ली की नीतियों की बात नहीं होती है। सर, दिल्ली में पार्टियां तो बहुत हैं जी। आपने एक नई पार्टी बनाई, तो आप ऐसे अलग क्या करेंगे जो पहले पार्टी नहीं कर पाई? हाँ, मैंने वही बात कहा फिर, जैसे कि हम महंगाई, बेरोजगारी और लोगों के जीवन स्तर सुधारने की भी बात कर रहे हैं और साथ में हमारा संगठन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान कर रहा है। अगर किसी स्तर पर किसी को कोई परेशानी है और समाज के किसी वर्ग को किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, तो उसको भी सुनने का हम काम कर रहे हैं। पूरे देश में हमारे पार्टी का मानना है कि पूरे देश में गोवंश संरक्षण का नियम कठोरता से लागू होना चाहिए, सरिता संरक्षण का अधिनियम कठोरता से लागू होना चाहिए। हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, लेकिन आप देख रहे हैं नर्सरी में, LKG, UKG और छोटी छोटी कक्षाओं में गार्जियन की तो कमर टूट जा रही है बच्चों का फीस और बस्ता भरते भरते। और विशेष रूप से हंसता खिलखिलाता बचपन, सुबह आप मार पीट करके बच्चों को उठा करके और ज़बरदस्ती वैन में ठूंस देते हैं विद्यालय जाने के लिए, जबकि इस देश की बाकी ऑफिसें 11 बजे, 10:30 बजे खुलती हैं। तो बच्चों को केवल शिक्षा मत दीजिए, उनको शिक्षा बोझ ना लगे, उनका हंसता खिलखिलाता खेल कूद का बचपन भी सुरक्षित रहे, इस पर भी अपने को काम करना है। सनातन धर्म पे जोर दे रहे हैं,
लेकिन कुछ पार्टियां हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है जी। लेकिन हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का कोई वो नहीं मिला। गौ को गौ माता तो कहते हैं जी। लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं आया। जी। तो आप मतलब खाली बोलेंगे या कुछ करके भी? नहीं, जिस स्तर पर हैं पूरे देश में हम जितने भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, गोवंश संरक्षण की बात करने वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा संगठन निरंतर खड़ा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को यह मैं आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस स्तर पर, जिस किसी राज्य में और जिस लेवल पर जहां भी हमारी तो आप सत्ता के तरफ कोई भी राष्ट्र का मांग करेंगे या? देखिए, इस विषय पर तो मैं आपको एक बात बताऊं, गोवंश संरक्षण की बात मैं पूरी कर रहा था। गोवंश संरक्षण पूरे देश में लागू करने का काम करेंगे। रही बात हिंदी और हिंदुस्तान की, तो मैं बताऊं कि यह भारतीय संविधान निर्माताओं ने ही इसको कभी सेकुलर नाम नहीं दिया था, क्योंकि संविधान के मुख्य पृष्ठ पर राजा रामचंद्र जी का दरबार है। इसके अलावा हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य भी कहता है यतो धर्मस्ततो जया। जितने भी शासन और प्रशासन के अंग हैं, सब सत्यमेव जयते कहते हैं। वो अभी कठोपनिषद नामक हमारे एक उपनिषद से लिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म और हिंदू मान्यता वह स्वयं में ही सेकुलर है, लेकिन वो छद्म सेकुलर नहीं है। सभी को समेटना का काम करती है, सभी को आदर देने का काम करती है। सेकुलर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम नहीं करती है। इसलिए स्वतः हिंदू जो है मानसिकता का यह राज्य रहा है, स्टेट रहा है, गणराज्य रहा है। इसलिए भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, स्वयं में है, इसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। इसको संविधान में जो सेकुलर शब्द कहा गया वह अनअपेक्षित है। बीजेपी भी आपके विचारधारा की तरफ पार्टी है वो, तो क्या हम माने आपकी कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनसे इंस्पायर होकर आप पार्टी बनाए? नहीं, उनसे इंस्पायर होकर दूर दूर तक पार्टी नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अनुषंगी संगठन हैं, उनके साथ रह करके काम करने वाले लोग जो बहुत पीड़ित महसूस कर रहे थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि कुछ नया करने की ज़रूरत है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, लोगों का जीवन स्तर, नियुक्तियों में 10-10 साल से नियुक्तियां डिपार्टमेंट की नहीं हो रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि लोगों ने सबने मिल करके यह कहा कि एक नई ऐसी सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। और आरक्षण पे आपको क्या है? देखिए, आरक्षण पर तो आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है और जो चलती आ रही है, उस व्यवस्था पर तो मेरा कहना यह है कि इसकी समीक्षा, समाप्त करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। समाप्त नहीं हो, इसका गलत अर्थ ना लगाया जाए मीडिया में। मैं नहीं चाहता कि यह समाप्त हो जब तक सभी लोग समान ना हो जाए, लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा क्यों होनी चाहिए? प्रतिभाओं का पलायन रोकने के लिए, योग्यता का तिरस्कार ना हो, इसलिए इसकी समीक्षा किस रूप में। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ही व्यक्ति का, एक ही परिवार का व्यक्ति वो आरक्षण का लाभ लेकर के मान लीजिए वो IAS बन गया। अब उसके घर की स्थिति तो सुधर गई, लेकिन फिर उसी घर का जो है दूसरा बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन का, वो उसी आरक्षण का लाभ लेकर के जज बन जा रहा है। फिर उसी आरक्षण का लाभ लेकर विधायक और सांसद बन जा रहे हैं। उसी आरक्षण का लाभ लेकर के लोग ब्लॉक प्रमुख बन जा रहे हैं। तो इसकी समीक्षा ये होनी चाहिए कि उसी वर्ग का दूसरे व्यक्ति को मौका मिले, जिसको एक बार मौका मिल चुका है, कम से कम उसको 1-2 जनरेशन तक, जो भी उस समय तो बहुत सारे, जब कोई काम करने की बात आएगी तो बहुत सारी लीगल प्रोसेस भी होती हैं, सुझाव भी होते हैं, उसको चिंतन मनन करते हुए कि एक ही व्यक्ति अथवा एक ही परिवार बार बार आरक्षण का लाभ ना पाए, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए हम समाप्त करने की बात नहीं करते, समीक्षा करने की बात करते हैं।